गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी क्लास शुरू करते हैं। ये जो आपका यूनिट 1 स्टैट्स में चल रहा था, स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ओके, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस चल रहा था। इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था? अनबायसनेस क्या होता है, उसके क्वेश्चंस, कंसिस्टेंसी के कुछ क्वेश्चंस। अब जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सफिशिएंसी एंड इफ़िशिएंसी। ठीक है, इफ़िशिएंसी। मैंने पिछले लेक्चर में उनका ओवरव्यू आपको दिया था कि इन दोनों को कैसे क्या मतलब कैसे प्रूव करते हैं और ये टर्म्स कैसे डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग ये देखो, यहाँ पे इस लिखा हुआ है मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। अब एफिशिएंट क्या होगा? नॉर्मल टर्म्स में अगर पूछा जाए एफिशिएंसी क्या होती है, जिसमें एरर कम हो। अगर स्टैट्स के टर्म में पूछा जाए, जो डेटा जिसमें एरर कम हो, ठीक है, एज इट इज़ डेटा हो, तो उसको मोर एफिशिएंट बोला जाता है। जिसमें वेरिएंस कम हो, ठीक, वेरिएंस कम हो, तो एफिशिएंसी ऑफ एनी एस्टिमेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेरिएंस। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेरिएंस। अब एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेरिएंस। ठीक, लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट T1 एंड T2 टू स्टैटिस्टिक दे रखी है। स्टैटिस्टिक with x1 x2 xn सैम्पल्स हैं विद रैंडम सैम्पल स्पेसेस x1 x2 xn। ठीक, अब इसमें अगर T1 स्टैटिस्टिक है विद सैम्पल विद जो वेरिएंस है V1, विद वेरिएंस V1, T1 स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस V1 है, T2 स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस V2 है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेरिएंस। ठीक, तो अगर हम लोग इसको लिखना हो हम लोगों को कि T2 इज़ मोर एफिशिएंट देन T1, कैसे लिखेंगे? मोर एफिशिएंट मतलब वेरिएंस अपॉन में आना चाहिए, मतलब E1 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ये आएगा V2 अपॉन V1। ठीक है, तो इसमें आ गया कि एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेरिएंस इज़, ये लिखा है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? V1 इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, नीचे आ रहा है तो यहाँ पे बता रखा है, इसका मीन्स है T1 जो स्टैटिस्टिक्स आपका दे रखा है इज़ मोर एफिशिएंट देन T2 स्टैटिस्टिक। अगर यहीं अगर E इज इक्वल्स टू आ जाए V1 अपॉन V2, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जो सेकेंड स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक T2 इज़ मोर एफिशिएंट देन स्टैटिस्टिक T1। ओके, और अगर V1 इज इक्वल्स टू V2, वेरिएंस बोथ ऑफ द एस्टिमेटर इज इक्वल आ जाए, तो क्या होगा? तो आपका जो एफिशिएंसी है, बोथ द T1 एंड T2 एस्टिमेटर हैव द सेम एफिशिएंसी। ओके, यहाँ पे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इफ़ अ class consistent estimator for a parameter there exists whose sampling variance is less than that of the estimator is called most efficient estimator। जिसका जितना वेरिएंस कम वो उतना ही गुड उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, वेरेवर सच एस्टिमेटर एग्जिस्ट, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़िएगा। उसके बाद दिया गया है जो मैंने आपको समझाया, इफ़ T2 इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विद वेरिएंस V1। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है, दे रखा है T2 मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? E इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, एंड T2 इज अनदर एस्टिमेटर विद वेरिएंस V2, देन द एफिशिएंसी ऑफ T1 इज डिफाइंड एज। ठीक, इज इक्वल्स टू अगर आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो T1 एंड T2 आर बोथ इक्वली एफिशिएंट। T2 तो ये मैं बता चुकी हूँ, ये आप इसको एक बार इस पैरा को रीड कर लीजिएगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन या राइट डाउन अबाउट द मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर, कभी कभार, वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी का एफिशिएंसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शो दैट द स्टैटिस्टिक T डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n+1 सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi। ठीक है, हमारी स्टैटिस्टिक दे रखी है 1 अपॉन n+1 सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi, ये हमारी स्टैटिस्टिक दे रखी है। इसमें बोला गया कंप्यूटर फ्रॉम द सैम्पल वैल्यू इज मोर एफिशिएंट थ्रू द बायस्ड देन द सैम्पल मीन फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन म्यू। अब बायस्ड, इसमें बोला गया है कि अगर स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर
एफिशिएंसी इसकी हाई होगी व्हेन जो टी डैश है इज़ नॉट अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ये प्रूफ करना है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर हम लोगों को अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूफ करना होता है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डैश मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज इक्वल्स टू पैरामीटर, उसके पैरामीटर के इक्वल आ जाए तो वो स्टैटिस्टिक अनबायसनेस, वो एस्टिमेटर अनबायसनेस हो जाएगा, अनबायसनेस शो करेगा। इसमें हम लोगों को शो ही करना है कि जो स्टैटिस्टिक है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है, बायस्ड है फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन म्यू। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में शो करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डैश इज़ नॉट इक्वल टू म्यू, ये टू शो करना है। ठीक है, चलिए शो करते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को स्टैटिस्टिक दे रखी है 1/n+1 सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n xi। ठीक है, पुट कर देते हैं एक्सपेक्टेशन टी डैश पे अप्लाई करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन में जो कांस्टेंट टर्म है 1/n+1 बाहर, और जो सिग्मा भी बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे, एक्सपेक्टेशन xi। ठीक, इस क्वेश्चन में दे रखा है सैम्पल मीन फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन जो दे रखी है म्यू। ठीक है, मतलब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ये आपका स्टैटिस्टिक है वो फॉलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद फॉलोज विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मीन म्यू दे रखा है। अगर यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो 1/n+1 सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 n सिग्मा एक्सपेक्टेशन ऑफ xi की वैल्यू दे रखी है म्यू, यहाँ पे म्यू रखेंगे 1/n+1 सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n। अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे n आ जाएगा, ये म्यू। तो क्या आया, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डैश क्या आया बताइए, n म्यू अपॉन n+1। ठीक, तो ये इज हेंस फ्रॉम अबव वी कैन सी दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डैश इज़ नॉट इक्वल टू म्यू, मतलब कुछ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है इससे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी डैश है, जो टी डैश स्टैटिस्टिक है, आप हमारी जो टी डैश स्टैटिस्टिक है वो बायस्ड है। हेंस हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, प्रूव कर दिया। फिर से इसी क्वेश्चन को एक अनदर टर्म्स में पूछा जाता है, शो दैट द फॉर द साइज n फॉर अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा। इसमें नॉर्मल पॉपुलेशन दे रखा है कि नॉर्मल पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे भी आपको दे रखा है कि जो मीन है म्यू है, मतलब एक्सपेक्टेशन xi म्यू दे रखी है। तो आपको इस क्वेश्चन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि नॉर्मल पॉपुलेशन आपको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएंस विद वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड द स्टैटिस्टिक दे रखी है म्यू डैश इज इक्वल्स टू 1/n+1 सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n xi। ठीक है, इज़ मोर एफिशिएंट फॉर द एस्टिमेटिंग म्यू थ्रू बायस्ड। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन करिएगा खुद से, हो जाएंगे। उसके बाद आया सफिशिएंसी क्या होती है। नॉर्मल टर्म्स में पूछूं तो सफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करें हम लोग कि ये चीज़ सफिशिएंट है हमारे पास। ठीक है, नॉर्मल टर्म्स में बताइए, स्टैटिस्टिक तो बाद में पढ़ाएंगे। अगर नॉर्मल टर्म से पूछा जाए सफिशिएंसी क्या है, ठीक है, सफिशिएंसी नॉर्मल कोई भी चीज़ हमारे लिए सफिशिएंट है तो बोल देंगे यार कि ये हमारे लिए इतनी चीज़ सफिशिएंट है। अगर जैसे घर में रोटियाँ बनती हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि 2 रोटी हमारे लिए सफिशिएंट है, मतलब उतने से काम हो जाएगा हमारा, उस इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सफिशिएंसी हो गई यहाँ पे। ठीक है, सफिशिएंट है उतना हमारे लिए। तो अब इन टर्म्स में देखते हैं सफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे। सफिशिएंसी ये होती है, नॉर्मल टर्म्स में बताती हूँ, अभी आपको स्टैट्स के यहाँ से समझ आ जाएगा। नॉर्मल टर्म्स में देखिए, जो सफिशिएंसी है, सफिशिएंसी मतलब सफिशिएंसी इस ऐसा एस्टिमेटर होता है, सफिशिएंटली एस्टिमेटर वो कहलाएगा जो गुड इन्फॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे फॉर अबाउट पैरामीटर। ओके, sufficient estimator is an estimator which provide relevant information available in the sample for the parameter theta। पैरामीटर थीटा कुछ भी, थीटा या फिर पी कुछ भी ले सकते हैं, पैरामीटर तो कुछ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, लेट x1 x2 अप टू xn बी ए रैंडम सैम्पल फॉर pdf fx थीटा दे रखा है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू द पैरामीट्रिक स्पेस। लेट t be any function of sample value x1 x2 up to xn which is used as estimator। ठीक है, x1 x2 xn estimator for the parameter theta। ठीक है, t is said to be sufficient for estimating।
ठीक है। जो स्टैटिस्टिक है टी, वो सफिशिएंट एस्टिमेटर कब कहलाएगा? अब देखिए यहाँ पे लिखा है टी इज सेड टू बी सफिशिएंट फॉर द estimating the parameter theta if it contains all the relevant information available in the sample about the theta। ठीक है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को सैम्पल में मिलती हैं, और किसके लिए होती हैं? पैरामीटर के लिए होता है, क्योंकि पैरामीटर अननोन होता है और सैम्पल नोन होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन एस्टिमेटर इज कॉल्ड सफिशिएंसी। ओके, सफिशिएंसी पढ़ लिया। इसके क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो देखिए, अब मैं बताती हूँ सफिशिएंसी के क्वेश्चन कैसे होंगे। इसके क्वेश्चंस आते हैं सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। अगर आप सफिशिएंसी के क्वेश्चंस ढंग से करते हैं, समझ में आए आपको, क्लियरली कंसेप्ट क्लियर करते हैं इनके, तो आपके लिए जो एमएलई के क्वेश्चन है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आपको फाइंड करने के लिए आएगा, लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाओगे अगर आपने सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करना सीख लिया। क्योंकि एमएलई में पहले सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करते, देन फिर आप कुछ स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। ओके, तो सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे ढूंढेंगे? अब ये क्वेश्चन आया, सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे ढूंढेंगे? क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, पर पहले स्टेप्स जो है कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, वो क्लियर कर लेते हैं, ताकि आप जो मैं क्वेश्चन बताऊँ 4-5, उनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक्स में या फिर नोट्स में जो भी प्रोवाइडेड है, वो आप लोग खुद कर सकें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन बता दूं, उसका प्रोसीजर बता दूं, 4-5 क्वेश्चन बता दूं, उनके प्रोसीजर बता दूं, तो वो सिर्फ आप 4-5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, चलिए। अब लाइक्लीहुड फंक्शन, नहीं पर्पल नहीं, वाइट, या वाइट। चलिए, जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन, कोई भी फंक्शन कैसे डिफाइन होता है पहले ये बताइए। एफ एक्स थीटा ना, यही तो होगा फंक्शन, होगा वेयर थीटा इज अ पैरामीटर एंड एक्स इज अ स्टैटिस्टिक। लाइक्लीहुड फंक्शन तो ऐसे ही डिफाइन होगा, एफ एक्स थीटा। तो यहाँ पे दे रखा है द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ एन एन रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड टू बी द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ एन रैंडम वेरिएबल्स इज f x1 x2 up to xn थीटा विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फंक्शन ऑफ थीटा। देखिए, ये जो फंक्शन है आपका डिफाइन कर रहा है x1 x2 up to xn थीटा, वेयर x1 x2 xn आर द स्टैटिस्टिक एंड थीटा इज अ पैरामीटर विच इज कंसिडर्ड टू बी द फंक्शन ऑफ द थीटा। ठीक है, पर्टिकुलरली इफ x1 x2 xn इज अ रैंडम सैम्पल। ठीक है, मैंने बताया x1 x2 xn स्टैटिस्टिक है, तो मतलब रैंडम सैम्पल से ही लिया गया है स्टैटिस्टिक। ओके, फ्रॉम द डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स थीटा, डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स थीटा, देन द लाइक्लीहुड फंक्शन, अगर आपकी जो डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स थीटा डिफाइंड है, वेयर ये रैंडम सैम्पल है, इस पूरी जो लैंग्वेज है, इतनी सारी लैंग्वेज में सिर्फ ये वर्ड्स हैं कि अगर आपका जॉइंट डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स थीटा है, जहाँ पे एक्स रैंडम सैम्पल है, रैंडम सैम्पल से x1 x2 अप टू xn, और जो ये थीटा है, थीटा इज़ अ पैरामीटर। ठीक है, थीटा इज़ अ पैरामीटर। देन उसके बाद जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो डिफाइन कैसे करते हैं, वो है लाइक्लीहुड फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, या तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो आपका डेंसिटी फंक्शन ऐसे लिखेंगे हम लोग, अप टू xn थीटा। तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन, अब इसको हम लोग x1 x2 अप टू xn थीटा है, तो इसको हम लोग x1 को थीटा के साथ ले जाएंगे, x2 को थीटा के साथ लेके जाएंगे, मतलब टर्म्स सेपरेट करते हैं। तो टर्म्स सेपरेट करते हैं, x1 थीटा इंटू एफ एक्स थ्रू थीटा इंटू एफ एक्स थ्री थीटा अप टू एफ एक्स एन थीटा। ओके, अब इसको अगर हम लोग सम में लिखते हैं तो सिग्मा लगा देते हो, एक चेंज क्या हो रही है, वैल्यू यहाँ पे देखिए, वैल्यू क्या चेंज हो रही है, x1 x2 x3 अप टू xn, मतलब x की वैल्यू चेंज कर रही है 1 to n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ x की, थीटा पैरामीटर हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स आई थीटा। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ ना इतना? एक बार फिर से मैं बताती हूँ कैसे हुआ, फिर से देखिए। जो हमारा जो फंक्शन है लाइक्लीहुड फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है, फंक्शन एफ x1 x2 अप टू xn थीटा
where x1, x2, xn are the random sample from a statistic, okay, or with whose parameter is theta, whose parameter is theta. अब हम लोग इसको सेपरेट करके लिखते हैं, तो एफ एक्स वन थीटा इंटू एफ एक्स टू थीटा इंटू अप टू एफ एक्स एन थीटा, ओके, अप टू एफ एक्स एन थीटा. तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू एन एफ एक्स आई थीटा, एफ एक्स आई थीटा, एफ एक्स आई थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन मिल गया. उसके बाद ये सारे के सारे प्रोसीजर हैं, ये सारे यूज़ होंगे टर्म्स आपके सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढने में, सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढने में. तो पहला हो गया लाइक्लीहुड फंक्शन. ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन में अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, जो एफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन अप टू एक्स एन थीटा, इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n या एफ एक्स आई थीटा. सिग्मा की जगह हम लोग पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई थीटा भी लिख सकते हैं. यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे तो हम लोग टर्म सॉल्व करेंगे. अब फैक्टराइजेशन थ्योरम स्टैट्स में क्या होती है बताती हूँ, सेम ही होती है, बट थोड़े से टर्म्स हम लोगों के चेंज हो जाते हैं, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक ये सब आ जाता है. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम को कैसे लिखते हैं देखिए. अगर हमारे पास x1 x2 xn रैंडम सैम्पल्स हैं फ्रॉम द डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स थीटा, डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स थीटा, एफ फंक्शन है एफ एक्स थीटा. ठीक है, वेयर x1 x2 xn इज अ रैंडम सैम्पल एंड थीटा इज अ पैरामीटर. ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन हम लोगों ने भी पढ़ा. लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई थीटा. ओके, अब फैक्टराइजेशन थ्योरम देखिए, फैक्टराइजेशन थ्योरम है हमारी एफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन थीटा. इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो टर्म में लिख सकते हैं. पहला टर्म होता है इसका जी टी थीटा इंटू एच एक्स वन अप टू एक्स एन. तो ये जी टी थीटा ये क्या कैरी करता है, जी टी थीटा, जी टर्म है उसका. यहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिक जो टी है, जो टी डिफाइन कैसे है पहले मैं ये बताती हूँ. x1 x2 x अप टू xn. ठीक है, इस पे जो टर्म्स हैं आपके, जो x1 x2 x अप टू xn थीटा, मतलब यहाँ पे जो आपके टर्म्स आएंगे वो आपके स्टैटिस्टिक और पैरामीटर दोनों के टर्म्स आएंगे. उनके बीच में रिलेशंस होंगे कुछ, जैसे कि एक्साइज इंटू पैरामीटर कुछ भी हो सकता है. तो उन टर्म्स से आपको यहाँ से इस टर्म से आपको सफिशिएंट एस्टिमेटर मिलेगा. और ये वाला जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके सैम्पल्स हैं ये कैरी करता है. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी. फैक्टराइजेशन थ्योरम समझ में आ गया. ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम आगे काम आएगा, आपको समझना पड़ेगा. ओके, इसके बाद है आपके क्वेश्चन. जल्दी आ गया ना क्वेश्चन ठीक है, अब इसमें हम लोग फिर से एक बार मैं बता देती हूँ. लाइक्लीहुड फंक्शन, फैक्टराइजेशन थ्योरम जो दो पीछे हुई हैं, ये आपके जो ऐसे नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज़ डिफाइन लाइक्लीहुड फंक्शन, डिफाइन फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये सब नहीं आएगा आपके क्वेश्चंस में. ये सिर्फ इसका यूज़ पूछा जाएगा कि क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करोगे तो आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम और लाइक्लीहुड फंक्शन इनका यूज़ आएगा. ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन इन दोनों को यूज़ करके हम लोग जो सफिशिएंट एस्टिमेटर है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालेंगे. और ये मत समझिएगा कि ये वाले क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो फिर कुछ और कर लेंगे, नहीं. सफिशिएंट एस्टिमेटर से ही हम लोग एमएलई निकालेंगे. और एमएलई के जो क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, किसी भी कॉलेज के देख लीजिए, एमएलई से क्वेश्चन एट लीस्ट 15 मार्क्स का, नहीं तो कम से कम 9 मार्क्स, 8 या 9 मार्क्स का तो आता ही आता है. ठीक है, एमएलई के दो पार्ट होते हैं, एक और बी टाइप से आते हैं. और एमएलई का 15 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा. ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पे मज़ा आएगा. ठीक है, तो हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं, मेरा रेड कलर करूँगा. ओके, तो देखिए, अब इससे पहले आपने लाइक्लीहुड फंक्शन पढ़ लिया. ठीक है, आपने लाइक्लीहुड फंक्शन पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ लिया. अब प्रॉब्लम एक और खड़ी हुई. अब आपको यहाँ से कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो पढ़ने पड़ेंगे. कितने, 4 या 5 ही होंगे.
मेरे पास शायद डिस्ट्रीब्यूशंस का एक पीडीएफ पड़ा हो जिसमें सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के जो पीडीएफ हैं, मीन है, वेरिएंस हैं, ये सारे लिखे हों। अगर मुझे मिल गए वो नोट्स मेरे, तो मैं आपको वो जो पीडीएफ है अपलोड करा दूँगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, देखिए पहला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तीसरा रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। फोर्थ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिफ्थ आता है आपका, और ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दो होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। बाइनोमियल, उसके बाद बचा कौन सा बचा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो देखिए अगर आपको इन चार और भी होते हैं, दो चार, वो भी ऐड कर लीजिएगा अगर आपको मिल जाए तो ये चार पांच डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इनके पीडीएफ, पहले तो पीडीएफ तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ, मीन एंड वेरिएंस, ये तीन चीज़ें आप अगर याद कर लेते हो तो अच्छा होगा, मतलब आपके लिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो अगर पीडीएफ ही नहीं दिया गया तो आप आगे सॉल्यूशन कैसे करोगे इसका, नहीं कर पाओगे ना, आगे स्टेप्स ही नहीं कर पाओगे। तो आपको ये जो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, पीडीएफ, इनकी पीडीएफ, मीन, वेरिएंस, अगर मेरे पास होगा नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी उनके। पर अगर आप लोग गूगल पे सर्च करके भी मिल सकते हैं आपको पीडीएफ और उनके ये सब। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि याद कर लेना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब रहा आपका पॉइसन, अब आपका बचा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये होता है, ठीक, हमें पता है, दे रखा है क्वेश्चन में, अच्छी बात है, वरना आपको पता होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, चलिए। क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ अ पॉइसन वेरिएट विथ पीडीएफ p x एंड लैम्डा। अब आपको पढ़ना आना चाहिए, यहाँ पे जो x है ये क्या है, x स्टैटिस्टिक है, विद x1 x है, स्टैटिस्टिक है, विद x1 x2 xn रैंडम सैम्पल्स, और जो लैम्डा है यहाँ पे आपको, जो लैम्डा है वो पैरामीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपका हुआ। तो पीडीएफ लिखते हैं हम लोग, इसका पीडीएफ दे रखा है आपको, x लैम्डा e माइनस लैम्डा लैम्डा x अपॉन x फैक्टर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक। ये पीडीएफ आपको दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। यहाँ पे x, यहाँ पे ये थोड़ा x होगा, ठीक है। अब ये आपका पीडीएफ है, पीडीएफ को यूज़ करते हैं, मतलब फंक्शन दे रखा है आपका एक्स आई थीटा, एक्स आई लैम्डा, यहाँ पे पैरामीटर लैम्डा है, ठीक है, थीटा नहीं है। तो लैम्डा पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ई की पावर, एक सेकेंड रुकिए मैं इरेज कर देती हूँ, बहुत गंदा हो गया है ये है यहाँ पे x, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन के टर्म में लिखते हैं एफ एक्स लैम्डा, ठीक, इज इक्वल्स टू ई माइनस लैम्डा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर x एंड x फैक्टोरियल, ये इसका पीडीएफ होता है, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन क्या था बताइए, लाइक्लीहुड फंक्शन था एक्स आई लैम्डा। इसको अगर लिखना चाहें तो आप लोग एल x1 x2 x3 अप टू xn लैम्डा, इसको लिखते हैं आगे, पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n, पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई लैम्डा। यहाँ पे जो फंक्शन हम लोगों का जो पीडीएफ है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या होगा बताइए, पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन ये डिफाइन कर रखा है, पीडीएफ हम लोगों को दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो ई माइनस लैम्डा, लैम्डा, अब आई जो यहाँ पे x है, x वेरिएबल है ना, x वेरिएबल है, वेरिएट कर रहा है, इसकी वैल्यूज़ x1 x2 x अप टू xn अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हम लोग xi लिख देंगे यहाँ पे, ताकि जो x1 x2 xn ये सब कवर अप हो जाए। तो xi अपॉन xi का फैक्टोरियल,
ठीक है, ये हो गया। अब पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n, हर एलिमेंट को दे देंगे, इसमें सारे एलिमेंट को पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n दे देंगे। तो क्या आएगा, अगर इस पर अप्लाई करते हैं e टू द पावर माइनस एन लैम्डा, ठीक। दूसरा इस पर भी अप्लाई कर देते हैं। अब फैक्टोरियल में x1 फैक्टोरियल इंटू x2 फैक्टोरियल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट x1 इज इक्वल्स टू 1 xi फैक्टोरियल ये लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो लैम्डा पे जाता है, लैम्डा अब इस पे जाएगा, तो मैं बताती हूँ ये कैसे आ गया, ठीक है। xi पे अगर हम लोग पाई i इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड यहाँ लिखते हैं, ये रहा। अगर हम लोग सिग्मा सिग्मा एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, लैम्डा एक्स आई पे इस पे अप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखिए जैसे पता है जो मीन होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ये x1 x2 सिग्मा, इसको हम लोग इसको एक और टर्म में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यही तो बोल रहा है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn बोल रहा है ना। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू मीन इज इक्वल्स टू एवरेज होता है एवरेज। तो यहाँ पे आप लोग n x बार लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे n x बार, ठीक। अब देखिए ये ठीक है, एन एक्स बार हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसका नया टर्म, आगे का सॉल्यूशन जो देखते हैं। एक सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, बहुत हो गया। या आप लोग नोट कर लीजिएगा खुद के, अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं सिर्फ समझ रहे हैं तो आपके नोट्स में ये मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक। तो बचा है ई माइनस एन लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एन एक्स बार अपॉन सिग्मा अपॉन पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है बताइए, 1 अपॉन नहीं एक्स आई का फैक्टोरियल ये। तो अब अगर देखा जाए हम लोग कंपेयर करते हैं इसको, अब लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लाइन, ये आ गया आपका ये जो टर्म है एल एक्स आई, पैरामीटर कितना था, लैम्डा था ना, या लैम्डा। तो आपका टर्म आया, पूरा सॉल्व करने के बाद आपने लाइक्लीहुड फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो फंक्शन आया आपका सॉल्यूशन ई टू द पावर माइनस एन लैम्डा, ठीक है, लैम्डा टू द पावर एक्स बार इंटू एन अपॉन पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 1 to n। उसके बाद क्या था, एक्स आई का फैक्टोरियल ये था। अब देखिए इस पर हम लोगों ने ये कर लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन लिखिएगा यहाँ पे, बाय कंपेयरिंग द फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब फैक्टराइजेशन थ्योरम की एक जो आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम पूरा नहीं लिखना है, x1 x2 रैंडम सैम्पल ये सब कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट एक लाइन लिखनी है, फैक्ट बाय कंपेयरिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम होता है क्या, यहाँ पे लिख देना एफ एक्स आई थीटा इज इक्वल्स टू, एक स्टैटिस्टिक में दो जाए जी टी थीटा इंटू एच x1 x2 अप टू xn, ये वाली लाइन करके आप बाय कंपेरिजन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करने के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, ई एन माइनस लैम्डा एक्स पावर एन, ये अलग हो जाएगा। और ये जो है 1 अपॉन में जो चल रहा है x1 फैक्टोरियल अप टू x2 फैक्टोरियल अप टू xn फैक्टोरियल जो चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें हम लोगों को जी टी थीटा, इससे मतलब होता है ना, इसका तो कोई नहीं है क्योंकि x1 x2 में स्टैटिस्टिक फिट बन जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे जी टी थीटा, ठीक। इससे कंपैरिजन होता है। अब देखिए टी यहाँ पे क्या है, स्टैटिस्टिक है ना, जो x1 x2 अप टू xn रैंडम सैम्पल पे है, ठीक है, जो रैंडम सैम्पल कैरी करता है। और जो थीटा है, थीटा नहीं सो हाँ यहाँ पे थीटा है, थीटा पैरामीटर दे रखा है, हम लोगों के पास लैम्डा पैरामीटर है, यहाँ पे लैम्डा पैरामीटर है। तो अब हम लोगों को अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर, इसके बाद सफिशिएंट एस्टिमेटर कैसे निकालेंगे, तो सफिशिएंट एस्टिमेटर निकलेगा एक ऐसा टर्म होगा, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा टर्म जो पैरामीटर में भी हो, पैरामीटर और जो आपका स्टैटिस्टिक है x1 x2 xn इन टर्म्स में रिलेशन दिखाए। अब देखिए यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एन लैम्डा, यहाँ पे आपकी स्टैटिस्टिक नहीं आ रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक आ रही है। एक टर्म है आपका लैम्डा एक्स बार इंटू एन, इस टर्म में आपका लैम्डा भी पैरामीटर भी है और आपका स्टैटिस्टिक भी है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा x
बार मतलब x बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा। ठीक है, सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं फिर से बोल रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशंस आपको फिर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद आप खुद से करिएगा क्वेश्चंस। कुछ आपकी बुक्स में दे रखे होंगे या नोट्स में भी दे रखे हैं मैंने, खुद से क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पर जब तक खुद से क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैं करती जाऊंगी, आपको लगेगा बहुत इजी है, सब कुछ हो जाएगा, बट अब जब आप खुद से करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन पे अटकेंगे। ठीक है, तो खुद से क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे अच्छा है। मैं कंसेप्ट बता दे रही हूँ कैसे क्या स्टेप्स होते हैं, बट आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं 4-5 करा रही हूँ, एटलीस्ट 4-5 को 2-3 बार क्वेश्चंस 2-3 बार करना। जितनी टाइम्स करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ये पेपर आपके लिए उतना ही ईजी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पेपर पूरा का पूरा है कंसेप्ट न्यूमेरिकल। ये नहीं है कि जो मैं न्यूमेरिकल करा रही हूँ यही न्यूमेरिकल आएगा, नहीं, इसकी कंसेप्ट पे आएगा। ठीक है, सफिशिएंट एस्टिमेटर आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ आपको पता है, सफिशिएंट एस्टिमेटर आप अपने आप निकाल लेंगे, है या नहीं है, निकाल लेंगे ना। तो वही चीज़ है, आपको डिस्ट्रीब्यूशंस पता होने चाहिए और न्यूमेरिकल्स के कैसे करा जाएगा, प्रोसीजर पता होना चाहिए बस। तो देखते हैं यहाँ पे एक हम लोगों को फाइंड द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन द रैंडम सैम्पल x1 x2 अप टू xn फॉर द, ये आपको पैरा फंक्शन दे रखा है fx थीटा इज इक्वल्स टू थीटा x टू द पावर थीटा -1। अब इसका सफिशिएंट एस्टिमेटेड ढूंढना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, fx थीटा पावर थीटा x थीटा -1। ये आपको जो आपका एस्टिमेटर मतलब फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है। तो अब आप लोग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए, क्या होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, हाँ बताया था ना, लाइक्लीहुड फंक्शन एक्स आई थीटा इज इक्वल्स टू एल x1 x2 अप टू xn होता है ना, अप टू xn थीटा। अब इसको लिखना चाहें तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू, नहीं, पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई थीटा। ठीक, एक्स आई के टर्म में अगर फंक्शन लिखे तो यहाँ पे एक्स आई हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स आई थीटा यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारा जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स आई एन, फंक्शन दे रखा है थीटा एक्स आई थीटा -1, थीटा एक्स आई की पावर थीटा -1। ठीक, ये दे रखा है। अब इसमें अप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो अप्लाई करने के बाद क्या आएगा बताइए, थीटा पे अप्लाई कर देंगे अगर हम लोग, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n तो सॉरी, तो आपका जो टर्म है थीटा n हो जाएगा। ठीक, थीटा टू पावर n, और उसके बाद इस पे अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा बताइए, आई इज इक्वल्स टू 1 एस थी एक्स आई, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आई की पावर थीटा -1 ये टर्म आएगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, उसके बाद थीटा n। अब इसके बाद हम लोगों का आया था पाई आई इज इक्वल्स टू 1, प्रीवियस स्लाइड में आई इज इक्वल्स टू 1 आपका था कि एक्स आई की पावर थीटा -1। ठीक, ये था। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे इसको, थीटा n, ठीक है, थीटा n। ठीक है, अब देखिए सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1, इसको लिखते हैं अगर हम लोग x1 लिखते हैं, x1 थीटा -1 इंटू x2 की पावर थीटा -2, नहीं थीटा -1 क्योंकि 1 कांस्टेंट है यहाँ पे, फिर x3 थीटा -1 अप टू कितना जाएगा xn थीटा -1। ये हो गया आपका टर्म। अब इसको हम लोग और ओपन करते हैं तो थीटा की पावर n x थीटा -1 कैसे लिख सकते हैं, x1 थीटा -1 तो लिख सकते हैं इसको x1 की पावर थीटा अपॉन x1। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू x2 द पावर थीटा अपॉन x2
इंटू एक्स थ्री की पावर थीटा अपॉन एक्स थ्री, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये अपॉन में है माइनस, मतलब नीचे जाके नीचे चला जाएगा ना पावर में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स एन थीटा अपॉन एक्स एन। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है बताइए। हाँ, सेम लाइन बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये लाइन अगर आप लिख देंगे, मतलब कंपलसरी तो नहीं है, बट हाँ अगर आप कंपेयर करके लिख, जितने स्टेप्स आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक कि आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम लिख के आप, और आप जितनी बार लिखेंगे ना उतना ही आपको प्रैक्टिस होगा। एक्स आई थीटा जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही आपको याद रहेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एच एक्स वन एक्स वन, ये एक्स वन एक्स टू, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब देखिए थीटा टू पावर एन, ठीक, ब्रैकेट में चलते हैं, इसको अगर लिखिए ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा या आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, एक्स आई क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ठीक है, की पावर थीटा, और इनटू में ये चल रहा है 1 अपॉन एक्स एन एक्स टू एक्स थ्री अपॉन एक्स एन। इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे आप लोग एक्स वन एक्स टू लिख सकते हैं, एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वन एक्स टू अपने लिए अगर लिखना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको इसी की जगह पे आप 1 अपॉन सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to एक्स वाई, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो ये वाला जो टर्म एच वाला टर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक आ रही है आपकी विद रैंडम सैम्पल एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ठीक है। और ये जो जी टी थीटा वाला टर्म है, इसमें आपका थीटा जो है पैरामीटर है। मैंने बताया था सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये इस टर्म के बाद आपको सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढना है, ठीक है। सफिशिएंट एस्टिमेटर, आपको किसी भी टर्म से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इतना ढूंढना है सफिशिएंट एस्टिमेटर में कि एक ऐसा टर्म मिल जाए, ठीक है, एक ऐसा टर्म मिल जाए जिसमें पैरामीटर और स्टैटिस्टिक होल का एक रिलेशन दे रखा हो, उससे आप लोग सफिशिएंट एस्टिमेटर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद कैसे निकलेगा ये बताइए। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसका सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा, इतना बताइए, क्या है सफिशिएंट एस्टिमेटर, बोलिए। देखिए इसको लिख सकते हैं थीटा है पैरामीटर, ये क्या है एस्टिमेटर, तो ये क्या हो गया सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। रिलेशन क्या था, थीटा एन से हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि सिर्फ पैरामीटर है। 1 अपॉन एक्स वन एक्स टू से कोई मतलब नहीं क्योंकि क्या है, सिर्फ स्टैटिस्टिक है। अब यहाँ पे एक टर्म आया था, क्या आया था, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई टू द पावर थीटा। ये पैरामीटर ये स्टैटिस्टिक दोनों का रिलेशन आ गया हमारा सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने सेम प्रोसीजर से आपको बता दिया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। टोटल 4 या 5 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ और उसके बाद जितने भी नोट्स में हैं वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, आपको एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ एक्स थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा अंडर रूट 2 पाई एक्सपेक्टेशन -1 अपॉन 2 एक्सपेक्टेशन -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ठीक है। इस पर लाइक्लीहुड, अगर हम लोग इस फंक्शन को फिर से लिखते हैं तो लिखिए एफ एक्स थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा इंटू अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, एक्सपेक्टेशन -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं, फिर से जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन फैक्टराइजेशन थ्योरम बार बार लिखिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, जितने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे अच्छे से तो उतनी बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जितनी बार यूज़ में लेंगे अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं एक्स आई थीटा
अगर हम लोग एक्स आई, क्योंकि रेंज दे रखी है ना, तो एक्स आई थीटा लिखते हैं। इसके टर्म में क्या लिखेंगे बताइए? 1/थीटा √2π, ठीक है। एक्सपेक्टेशन -1/2, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स आई का स्क्वायर अपॉन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया हमारा टर्म, ठीक है। अब हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया एल एक्स आई थीटा, ठीक है। एल एक्स आई थीटा बोलिए नहीं यार, एल एक्स आई थीटा इज इक्वल्स टू एल x1 x2 अप टू xn, x1 x2 अप टू xn थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इज इक्वल्स टू होता है पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n, आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स आई थीटा, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन पुट करते हैं। फंक्शन क्या है? आई इज इक्वल्स टू 1 to n, फंक्शन दे रखा है आपका 1/थीटा √2π, ठीक है। एक्सपेक्टेशन -1/2 एक्स स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये वाला फंक्शन है। अब इसमें हम लोग पाई इज इक्वल्स टू 1 पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to n की वैल्यू सबको अपने अपने टर्म्स में दे देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो फिर हम लोगों को फिर कंपेयर करेंगे उसको फैक्टराइजेशन थ्योरम से और हम लोगों का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। आगे का प्रोसेस है, पीछे हम लोग लिख के आए थे अभी, आई इज इक्वल्स टू 1 to n 1/थीटा √2π, ठीक है। एक्सपेक्टेशन -1/2, ठीक है। और क्या था? एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, ये था ना। अब पाई आई इज इक्वल्स टू 1 to, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो 1/ इस पे क्या गया थीटा n, ठीक है। √2π पे अगर हम लोग n लगाएं तो 2π n/2 लिख सकते हैं, √2π को और क्या लिख सकते हैं? 2π 1/2 लिख सकते हैं। यहीं से आ गया, सोचना थोड़ा सा, मैं नहीं बताऊंगी। 2π n/2 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब लगा देते हैं एक्सपेक्टेशन पे टर्म। एक्सपेक्टेशन -1/2 थीटा स्क्वायर चेंज नहीं होगा, थीटा स्क्वायर। यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग सिग्मा, एक सेकेंड, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये टर्म कॉन्स्टेंट्स है, तो 1/थीटा n ऐसे ही लिखते रहिए इनको जब तक कि आपको सॉल्यूशन ना मिल जाए। 1/थीटा n और ये वाला जो टर्म है थीटा n और एक्सपेक्टेशन इसका आ रहा है, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, एक्सपेक्टेशन e⁻⁻1 ये सिग्मा अगर कर देते हैं तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 2 थीटा इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ नहीं, सीधा एक्सपेक्टेशन की जगह ई लिख दिया हम लोगों ने, एक्सपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद 1/थीटा n एक्सपोनेंट ई, एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन बोल रही होती देर से, आप लोग टोक भी नहीं रहो, ठीक है। एक्सपोनेंट, ठीक। अब इसको 2n/2 इंटू ई माइनस सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये चल रहा है। अब देखिए, ये वाला पैरामीटर का टर्म है, ये वाला नॉर्मल टर्म है जो h वाले टर्म में लेते हैं, और ये वाला पैरामीटर के साथ जाएगा। तो अगर हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम से कंपेयर करते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम से कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1/थीटा टू द पावर n एक्सपोनेंशियल 1/सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर, और ये जो आपका ये h वाला टर्म आ जाएगा, क्या है 1/2 टू द पावर n-2, ठीक है। ये टर्म आ गया। इसमें आप देखिए अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से, कंपेयर करते हैं, यहीं पे करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन थ्योरम से कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा? फैक्टराइजेशन थ्योरम जी टी थीटा एच, यहाँ पे आपका स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स दे रखे हैं, तो हम लोग मैंने बताया था जी टी थीटा मतलब आपको एक ऐसा सफिशिएंट एस्टिमेटेड होने के लिए एक ऐसा टर्म चाहिए जिसमें आपका पैरामीटर भी आए और स्टैटिस्टिक दोनों के बीच में रिलेशन दिखे। अब देखिए, मैं फिर से बताती हूँ,
ये थीटा एन, ये सिर्फ पैरामीटर है, कहीं पे भी स्टैटिस्टिक नहीं है ना, x1 x2 नहीं है, ठीक है। दूसरा टर्म 1/2 कोई वो नहीं है इसमें, थीटा भी है, सिग्मा एक्स आई भी है, तो इसका जो सफिशिएंट एस्टिमेटर आ जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और मैं करा रही हूँ बस, 3, ये थर्ड है, 4 5। उसके बाद शायद जहाँ तक मुझे याद है नोट्स में 2-3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे सफिशिएंट एस्टिमेटर पे। बाकी अभी आप लोग MLE मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड करेंगे, तो उसमें आपको हर क्वेश्चन में सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो और प्रैक्टिस आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सेम प्रोसीजर करेंगे हम लोग। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ट्रिक लगेगी, बस थोड़ी सी लगेगी, वो देखना पड़ेगा स्टेप, ठीक है। देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स म्यू सिग्मा स्क्वायर, एक्स म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक। फंक्शन दे रखा है 1/सिग्मा √2 पाई एक्सपेक्टेशन -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये दे रखा होल स्क्वायर। एक सेकेंड रुकिए, होल स्क्वायर दे रखा है। अब हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, पढ़ के आए हैं तो लिखेंगे, कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन f(x(i) म्यू एंड सिग्मा दोनों के लिए साथ में निकाल लेते हैं। ये जो टर्म्स हैं, पार्ट हैं, ये हम लोग नीचे जाके जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसके बेसिस पे यूज़ कर लेंगे। पहले तो हम लोगों को लाइक्लीहुड फंक्शन को यूज़ करके एस्टिमेटर निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद अगर इसको लिखे जाए, सही से लिखते हैं तो ये आ जाएगा x1 x2 अप टू xn विद मीन म्यू एंड वेरिएंट सिग्मा स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर लिखा जाए इसको, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n, फंक्शन लिख देते हैं f(x(i) विद मीन म्यू एंड थीटा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं i इक्वल्स टू 1 to n, फंक्शन क्या दे रखा है 1/सिग्मा, वेट अ मिनट, हाँ ओके, तो 1/सिग्मा √2 पाई, ठीक है। एक्सपेक्टेशन -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक। ये आ गया आपका, अगर आपने लाइक्लीहुड फंक्शन इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल इसको सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर निकलेगा आपका। अब ये नॉर्मल तो क्वेश्चन नहीं होगा, मैंने बोला थोड़ी ट्रिक यूज़ होगी, तो थोड़ी ट्रिक यूज़ करते हैं। अब थोड़ी ट्रिक यूज़ करते हैं तो थोड़ी ट्रिक यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोग